सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिषी आप लोगों के सामने मैडम के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैडम, आप पूछिए, आज आप क्या प्रश्न लेकर के आई हुई हैं? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती भव, कल्याण हो आप जी। जैसे हमने पिछले 2 भागों में भरणी नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ समझा। आज मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि हम ये बहुत देखते हैं, मतलब मैंने भी अपनी कुंडली में देखा है कि इसका पाया ऐसा होता है या इसका पाया रजत पाया है, या मतलब ऐसे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ। तो क्या भरणी नक्षत्र में ये पाया का कुछ मतलब कनेक्शन क्या हम भरणी नक्षत्र से निकालते हैं क्या? हाँ। आपका प्रश्न भरणी नक्षत्र से रिलेटेड है जी। पाया यह जन्म कुंडली का एक भाग है। अच्छा, पहले थोड़ा पाया के बारे में बता दूं, नहीं आपको नहीं समझ में आएगा। जी। पाया माने होता है गोड़ी। गोड़ी क्या चीज है? कोई कहते हैं कि आपके लड़के की गोड़ी, आपके लड़की की गोड़ी, आपके बच्चे की गोड़ी बहुत अच्छी है। जब से यह पैदा हुआ है तब से घर में धन धान्य की वृद्धि हुई। किसी के पैदा होते ही धन धान्य जो होता है चौपट होने लगता है। किसी के पैदा होने से मीडियम में चलता है। आपने सुना होगा कोई कहता है कि ये मेरा लड़की पैदा हुई, मेरा लड़का पैदा हुआ तो घर में इसके पापा की नौकरी लग गई, इसका बिजनेस चलने लगा। तो वो पाया से रिलेटेड है। पाया मतलब पैर? पाया माने पैर। अच्छा। तो पाया यह 4 रंग का होता है। अच्छा। स्वर्ण पाया, रजत पाया, ताम्र पाया, लौह पाया। अच्छा। ये पाया होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि पाया समझने के लिए पाया समझना भी पड़ना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। तो जान लीजिए कि सबसे बढ़िया रजत पाया होता है। ऐसा मत जानिए कि सोना चांदी तांबा पीतल में सोना सबसे महंगा है तो सोना अच्छा है। अच्छा। और चांदी दूसरे नंबर पे है तो चांदी का थोड़ा कम पाया है। तांबा उससे सस्ता है तो उसका और कम पाया है। लोहा उससे कम है तो उसका और कम पाया। ऐसा ज्योतिष में नहीं है। अच्छा। ज्योतिष में सबसे बढ़िया रजत पाया होता है। किसी की कुंडली देखिए तो उसमें लिखा रहता पाया रजत, पाया स्वर्ण। जी। जिसका रजत पाया होता है वो जब पैदा होता है तो वो घर में सुख शांति पैसे कौड़े की बरकत होती है। और वो जिसके घर में जाता, मान लो लड़की हुई और जिसके घर में शादी होके गई उसके घर में भी तरक्की होती है। मतलब वो जहां जहां जाएगी पैर लेके अपना उसके घर में तरक्की होने लगेगी। या लड़का ही जहां जहां जाएगा खुशहाल का माहौल रहेगा। उससे छोटा ताम्र पाया होता है। अच्छा, मतलब पहला रजत है, फिर हाँ, दूसरा नंबर पर ताम्र है। ताम्र उससे थोड़ा सा कम सुखी जीवन रहता है। अच्छा। उससे छोटा स्वर्ण का है, गोल्ड का पाया। अच्छा, वैसे समझने जाए तो हमें गोल्ड हाँ, इसीलिए मैं बताया थर्ड पे। हाँ, ये थर्ड पे आता है। इसका मध्यम जीवन चलता है। अच्छा। और सबसे छोटा पाया लौह का पाया होता, लोहे का, आयरन पाया। इसके पैदा होते ही घर में सब खराब रहता भी है वो सब समाप्त होने लगता है, कम हो जाता है। आदमी मतलब बहुत परिश्रम करके केवल भोजन चलाता है। अच्छा। बहुत कायदे का सुख सुविधा की जिंदगी नहीं व्यतीत करता। ये नक्षत्रों से ही रिलेटेड है। अच्छा, नक्षत्र। क्योंकि आपने भरणी नक्षत्र के बारे में पूछा जी, अब मैं बता रहा हूँ भरणी नक्षत्र स्वर्ण पाया है। अच्छा। जो भरणी नक्षत्र में बच्चा पैदा होगा उसके पैदा होते ही
मीडियम की लाइफ चलेगी। ओके। न बहुत टापम टाप रहेगी, न बहुत खराब रहेगी। हम्म। ये स्वर्ण पाया है। अच्छा। तो शायद आपके प्रश्नों का उत्तर जी, मिल जी, गया होगा। जी जी जी। अब आपका अगला प्रश्न जी। क्या है, ये आप बताइए। अगला प्रश्न मेरा ये है कि पहले भी आपने घटी के ऊपर हमें बताया हुआ है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि भरणी नक्षत्र में अमृत घटी और विष घटी कब कब होती हाँ है? हाँ हाँ, हर नक्षत्रों की में ये प्रश्न रहेगा। जी जी, क्योंकि हर नक्षत्र में अमृत घटी और विष घटी होती बिल्कुल, है। और जानना भी इम्पोर्टेंट है कि कब हम काम करें तो हमारा काम टापम टाप होगा, जी। और कब करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। जी। तो एक चंद्र दिवस 60 घटी क्या होता है, उसमें दिन रात दोनों मिला के होते हैं जी। तो लगभग उतना ही बड़ा या उससे थोड़ा सा कम, 2-4 घटी 2-1 घटी नक्षत्र दिन होता है। ठीक है। तो जब 48 घटी से लेकर के 52 घटी तक 4-4 का ही फर्क है। 48 घटी से 52 घटी के बीच में कोई काम भरणी नक्षत्र वाला करेगा तो वो अमृत घटी मानी जाती है। माने उस टाइम में काम करोगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। ये अंदाज बस मैं बता रहा हूं, क्योंकि घटी की गणना होती है, दिन का मान अलग निकालो, रात्रि का मान अलग निकालो, कब जान लीजिए कि आधी रात के बाद ये आएगा। ओके। क्योंकि 45 घटी पे आधी रात हो जाएगी, 15-15 घटी की हम माने तो आधी रात के बाद 48 घटी आएगी। ठीक है। और एक घटी 24 मिनट की होती है। तो और इसकी 20 घटी क्या होती है? 20 घटी 24 घटी से लेकर के, ये भी 4 का ही रहता है, 28 घटी तक। अच्छा। अब मान लो अगर 30 घटी का दिन है तो जान लीजिए दिन खत्म होने के 1-2 घंटे पहले से ये चालू होगा, 3 घंटे से, जान लीजिए 3-4 बजे से करीब अपराह्न में या सायंकाल में जब आप भरणी नक्षत्र वाला काम करेगा या भरणी नक्षत्र में काम करेगा, भरणी नक्षत्र उस पर लागू है, उस पर चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो जान लीजिए कि उसका काम खराब होगा। अच्छा। तो ये हो गई आपकी अमृत घटी और ये हो गई 20 घटी। अगला आपका क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न मेरा ये है कि भरणी नक्षत्र का देह अवयव क्या होता है? देह अवयव, देह अवयव माने शरीर का पार्ट, शरीर के अंग, बॉडी पार्ट। जी। बॉडी पार्ट में शरीर के भरणी नक्षत्र में सिर माना गया है। अच्छा। और पैर का तलवा माना गया है। सिर और हाँ। अच्छा, टॉप एंड बॉटम दोनों। अब ये भी एक संयोग है कि जब भरणी नक्षत्र की आकृति वजाइना जैसी हुई, और जब बच्चे पैदा होते हैं तो या तो सिर के बल पैदा होते हैं या पैर के बल पैदा होते हैं। इसमें भी कनेक्शन है जी। तो इसका अवयव सिर है और पैर का तलवा है। अगर कुछ गड़बड़ियां हुई भरणी नक्षत्र वाले के ऊपर, गलत ग्रह गोचर कर रहा है या दुख भाव में बैठा हुआ है उसका ग्रह, तो उसका सिर और पैर के तलवे में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। तो ये भरणी नक्षत्र का अवयव यही 2 है, सिर है और पैर का तलवा है। अगला आपका क्या प्रश्न है? हमने नक्षत्र, जैसे आपने पहले भी कहा था अश्विनी नक्षत्र के टाइम पे, कि नाम जो है, नाम के अक्षर एक्चुअल में नक्षत्रों से माने जाते हैं। तो वैसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि भरणी नक्षत्र वालों का जो नाम अक्षर है वो कौन से शब्दों से? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हर नक्षत्रों के नाम अक्षर आपको मिलेंगे जी। यहाँ पर भरणी नक्षत्र में ली, लू, ले, लो 4 ही अक्षर है। अच्छा। तो ली, लू, ले, लो। अगर कोई भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ
13-20 से लेकर के 26-40 तक ये है जी। तो 13-20 में 3-20 और मिला दो, 16-40। अगर इसके बीच में अंश में कोई लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम पंडित जी या पंचांग में ली से होगा। अच्छा। जैसे लीना, ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। लीना करो या छोटी ली की मात्रा बना करके कोई अपना नामकरण अच्छा, छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो, उससे मतलब है। और दूसरे चरण में पैदा हुआ 16-40 से लेकर के 3 और लगा दो तो 20 हो जाएगा। 16-40 से अगर 20 अंश के बीच में पैदा हुआ तो लू हो जाएगा। अच्छा। जैसे लुल्लुर, किसी का नाम लुल्लुर हो सकता है जी, या लू से कोई भी नाम लूकर रख दीजिए तो उल्लू से नाम होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई तीसरे चरण में लड़का पैदा हुआ भरणी नक्षत्र में तो उसका नाम ले से होगा। अच्छा। जैसे लेखनाथ, लेखनी प्रसाद, कुछ भी नाम ले से रहेगा। और अगर वो चौथे चरण में पैदा हुआ यानी 23-20 से लेकर के 26-40 तक पैदा हुआ तो वो जाएगा चौथे चरण में। उसका नाम पंडित जी जब देखेंगे पहले नक्षत्र निकालेंगे, फिर नक्षत्र का चरण निकालेंगे। चरण कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कैसे चरण निकलता है, क्योंकि चरण निकालना भी एक वीडियो है। उस पर भी एक वीडियो बन सकता है, 10 मिनट उसमें लगेगा। चरण कैसे निकलता है या लीलू ले लो कैसे आया, क्यों नहीं दूसरा अक्षर आ गया, इसके लिए भी एक मैथमेटिक्स है उसका। तो पंडित जी देख करके बताते हैं कि ये चौथे चरण में पैदा हुआ है और इसका नाम लो से होगा। और इस चरण का बहुत महत्व है। किसी का नाम हम देख करके बता सकते हैं कि कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ। जैसे किसी का नाम लेखनाथ है तो हम सुनते ही अगर हमें नक्षत्रों की जानकारी है तो हम बता देंगे भरणी नक्षत्र के ये दूसरे चरण में पैदा हुआ। देख सुनते ही लोग अभी उसके नाम पे नक्षत्रों के नाम से, राशियों के नाम से कम नाम रखते हैं, लेकिन रखना चाहिए, उसमें बहुत सहायता मिलती है। इसी के आधार पर विंशोत्तरी दशा बनती है। अच्छा। इसी वो क्या का चरण के ही आधार पर जिस चरण में पैदा होता है वो पहली विंशोत्तरी उसकी दशा रहती है। उस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। अभी भरणी नक्षत्र है, आप इतना जान लीजिए कि चारों चरण के अलग अलग अक्षर हैं। शायद आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। जी, मैं वही सोच रही थी कि जितना मतलब हमारे लिए नक्षत्र जानना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि आपका चरण क्या है। एंड डेफिनेटली आपसे सीखने के बाद हम ये जान जाएंगे कि किसी का अगर नाम अक्षर ये है तो वो ये चरण से बिलोंग करता है, ये नक्षत्र से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगला मेरा प्रश्न है आपसे आज का फाइनल कि अगर कोई बच्चा ये अलग अलग चरण में पैदा होता है तो वो कैसा होता है, वो आप बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। उसको हम ज्योतिष की भाषा में पद विचार कहते हैं। अच्छा। कि अलग अलग चरण में बच्चा पैदा हुआ तो किस टाइप का होगा, क्योंकि केवल नक्षत्र जानना ही नहीं बहादुरी है जी। नक्षत्र का चरण जानेंगे तो आप बारीकी से उस बच्चे के बारे में बताएं। सपोज करिए कि आपका लड़का या कोई जातक या जातिका, लड़का या लड़की भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ तो पहली बात तो भरणी नक्षत्र मेष राशि में आती है। मेष राशि के देवता मंगल हैं, तो एक तो मंगल का प्रभाव उसके पर रहेगा। अच्छा। दूसरा चीज, मेष राशि का जो पंचम नवांश है, अभी पंचम 4 नवांश तक वो अश्विनी नक्षत्र में रहा। मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र में चारों नवांशों के बारे में बताया है। जी। अब 5वां नवांश से मेष राशि क्या ही है, 5वां नवांश से ये भरणी नक्षत्र चालू हो गया।
ठीक है। तो जब पहले चरण में वो पैदा होगा तो 5वें नवांश में गया मेष राशि के, और 5वें नवांश के देवता होते हैं सूर्य। अच्छा। वो सिंह राशि में हो जाता है, लेकिन वो सूर्य उसके देवता हैं। तो सूर्य देवता होने के कारण उस बच्चे के ऊपर 3-3, 4-4 देवताओं का प्रभाव पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मेष राशि में होने के कारण मंगल एक जी, पंचम नवांश होने के कारण सूर्य 2, इसके बाद खुद अश्विनी नक्षत्र, अरे सॉरी, भरणी नक्षत्र के देवता यमराज 3, और खुद उसके स्वामी ग्रह, भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र जी। इस पर 4 देवता का प्रभाव रहेगा। चारों देवताओं के द्रव्य गुण उसके पास रहेंगे। मंगल होने के नाते वो बलशाली होगा, साहसी होगा, किसी काम को उत्साह के साथ करेगा। सूर्य के नवांश में होने के कारण उसके अंदर आत्मबल होगा। जैसे सूर्य होता है, समय का पालन करेगा, समय से सूर्य रोज निकलते हैं, चलते हैं, धरते हैं जी। चरित्र वाला होगा। तो सूर्य के, और उसके ऊपर इसका यम का भी प्रभाव होगा। यम के प्रभाव के कारण उसका जो है वो बहुत काम धाम में बहुत सैद्धांतिक रूप से बहुत सही होगा। जो काम करेगा कानूनी तौर पे करेगा। और उसका अगर उसके ऊपर उसका भी प्रभाव, शुक्र का भी प्रभाव हो, तो शुक्र का प्रभाव होने के कारण वो रंगीला भी होगा, और जो है शान शौकत वाला होगा, और लग्जरियस लाइफ व्यतीत करेगा। अपोजिट सेक्स की तरफ उसका झुकाव भी रहेगा। तो ये चारों बातें जब भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में कोई लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी तो उसमें वो गुण देखने को मिलेगा। अब आपका हो गया भरणी नक्षत्र का एक चरण जी। दूसरे चरण में पैदा हुआ भरणी नक्षत्र के दूसरा चरण। दूसरा चरण आएगा 16-20 से लेकर के वो 16-40 से लेकर के 20 तक आएगा। क्योंकि 3-20 का फर्क रहता है। 13-20 से लेकर के 16-40 तक हुआ, 16-40 से फिर 20 तक होगा। तो 16-40 और 20 अंश के बीच में कोई भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ तो वो चला जाएगा मेष राशि के 6वें नवांश में जाएगा। तो उसके देवता होते हैं बुध। अब ये सब जानने के लिए आपको और ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा कि कौन से भाव के या कौन से राशि के कौन से देवता होते हैं जी। वो मैं बाद में स्पष्टीकरण करूंगा, क्योंकि जब ग्रहों के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि आज सब बताना संभव नहीं जी। तो इसे बुध के ये देवता हो जाएंगे। तो उस बच्चे के ऊपर बुध का भी प्रभाव आ जाएगा। एक तो मेष राशि के मंगल, दूसरे यमराज, तीसरे शुक्र, चौथे बुध, 4 देवता के प्रभाव में वो गुजरेगा। तो 2 तो पापी ग्रह हैं, बलवान ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, शक्तिशाली हैं जी। और 2 शुभ ग्रह भी हैं, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। तो उसके अंदर शुभता भी रहेगी और कठोरता भी रहेगी। उसकी वाणी अच्छी होगी। अच्छा। उसके अंदर पढ़ने लिखने की कला भी होगी, वाक पटुता होगी। तो वो भी गुण उसके अंतर्गत आ जाएगा। अब अगर कोई लड़का तीसरे चरण में पैदा हो गया तो तीसरा चरण जो है यह मेष राशि की शुक्र नवांश में जाता है। 7वें भाव का मालिक शुक्र है। अच्छा। तुला राशि में आता है। अच्छा। तो उस जातक के ऊपर 4 जो देवता का प्रभाव रहेगा उसमें एक मंगल हो गए, एक यम हो गए और डबल शुक्र हो गए। एक तो शुक्र हो गए भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह और एक शुक्र हो गए नवांश के देवता, यानी वो ज्यादा रसिक होगा। अगर कोई तीसरे नवांश में पैदा हुआ है
तो वो मतलब उसका ध्यान मतलब लड़कियों के चक्कर में ज्यादा रहेगा। कभी कभी वो मतलब बहुत रसिक टाइप का हो जाएगा, क्योंकि डबल शुक्र हैं उसके। वो ज्यादा लग्जरियस, ज्यादा टीक मटीक वाला, ज्यादा सजने वाला, उसकी आंखें तो वैसे ही जो हैं बहुत कटार हैं, और भी कटार हो जाएंगी। अपोजिट सेक्स की तरफ उसका ज्यादा झुकाव हो जाएगा, क्योंकि मंगल और यमराज भी हैं, काम करेगा सोच करके, लेकिन झुकाव उसका ज्यादा हो जाएगा। तीसरे चरण में कोई पैदा होता है तो उसका हम फल ऐसे निकालते हैं नक्षत्रों की मामले में। और मान लीजिए चौथे चरण में पैदा हुआ लड़का, तो चौथे चरण में होने के कारण ये मेष राशि के 8वें, 5, 6, 7, 8 अभी 8वें नवांश में जाएगा। वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। अच्छा। और उसके मालिक मंगल होते हैं। अच्छा। अब जो चौथे चरण में पैदा हुआ उसके डबल देवता हो जाएंगे मंगल। मंगल एक तो मेष राशि के मंगल जी, एक 8वें नवांश के मंगल, 2 मंगल हो गए, एक शुक्र हो गया, एक यमराज हो गया। 4 देवता का प्रभाव उसके अंदर है। तो वो 2 क्रूर ग्रह होने के नाते वो ज्यादा उत्साही, ज्यादा वो काम करेगा जो है उसके साथ, उसके अंदर प्यार मोहब्बत थोड़ा कम हो जाएगी। वो सेना में भर्ती हो सकता है और चीजें कर सकता है, आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से आदमी सरकारी नौकरी में जाता है, प्रशासन में जाता है, राजनीति के क्षेत्र में जाता है। अब चारों चरण का अलग अलग यही पैदा होने का महत्व है। ये बहुत बारीकी वाला क्षेत्र है कि नक्षत्र के साथ साथ उसके चरण का भी ध्यान देगा आदमी, तभी उसकी बारीकी से वो बता पाएगा। तो ये चारों चरण का अपना अपना महत्व है, और चारों चरण का यही पद विचार है। और जो जो बच्चे पैदा होंगे उस टाइप के वो होंगे। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि लड़का या लड़की जिस चरण में पैदा हुआ तो किस टाइप का होगा। तो आपका पद विचार समाप्त हो गया। आगे आपके क्या प्रश्न? आगे गुरुजी, अब मैं चाहती हूँ कि आज हम इसी पे विराम दें। बस ये सब चरणों के बारे में जानने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ही नक्षत्र में बिलोंग होने के बाद भी अलग अलग चरण में बहुत अलग टाइप के भी लोग हो सकते हैं एक ही नक्षत्र। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। तो आज हम इस प्रश्नों का विराम देते हैं। हम डेफिनेटली डिफरेंट वीडियो में और पूछेंगे आपसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आती रहें जी। जो भी प्रश्न लेके आएंगी हम आपका यथोचित उत्तर देंगे जी। और हम सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।